हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल। वे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो स्प्लिटिंग को अफेक्ट कर लेते हैं। वे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो स्प्लिटिंग को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 5d ऑर्बिटल होते हैं किसी मेटल के, वो स्प्लिट किस तरह से होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट हमारे पास होता है तो जो हमारे 5d ऑर्बिटल होते हैं वो टू सेट में स्प्लिट हो जाते हैं, T2g में और Eg में। दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये किसके लिए हमने बात की? ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने बात की। और जब टेट्राहेड्रल की हम बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो जस्ट रिवर्स हो जाती है। इसमें दो ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं और तीन ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं। दिस इज ई, दिस इज T2। मैंने आपको कल ये बताया था, ठीक है। इसमें हमने ये भी देखा था, दिस इज डी एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इसी तरह से ये भी था यहाँ पे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। और ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। इस तरह से स्प्लिटिंग हो गई थी। और मैंने यहाँ पे आपको एनर्जी का डिफरेंस भी बताया था। अब ये जो स्प्लिटिंग है, इस स्प्लिटिंग को देखना है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर लेते हैं। चलिए, ये जो नीचे वाला है दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल, दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल। चलिए पहले एक बात देख लेते हैं कि जैसे जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेट्राहेड्रल जो आपके कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें स्प्लिटिंग लेस होती है। टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। इसमें स्प्लिटिंग क्या होगी? लेस होगी एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहेड्रल की कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम इसमें रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू व्हाट? 4/9 स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये इसकी स्प्लिटिंग होती है, इसका एक रिलेशन होता है। जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें स्प्लिटिंग कम होने का रीज़न ये होता है बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लाइगेंड 4 होते हैं और ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ लाइगेंड 6 होते हैं। तो हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2/3 लाइगेंड होते हैं ऑफ ऑक्टाहेड्रल के, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो लाइगेंड है वो 2/3 है ऑक्टाहेड्रल के। नंबर ऑफ लाइगेंड जितने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ लाइगेंड जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, उतनी ज़्यादा हमको स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लाइगेंड कम है इसलिए इसकी स्प्लिटिंग भी कम होगी, ठीक है। और इसलिए जनरली जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने भी हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे वो सभी के सभी हाई स्पिन भी होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? हाई स्पिन होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? हाई स्पिन होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत ही कम है, जो स्प्लिटिंग की एनर्जी है वो कम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लगभग हाफ है ऑक्टाहेड्रल के। इसलिए सभी के सभी जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं टेट्राहेड्रल के वो सभी हाई स्पिन बनते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा टी में जो पेयरिंग एनर्जी होती है, जो आपकी पेयरिंग एनर्जी होती है, पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो हमेशा ही वो हमेशा ही क्या रहेगी? हायर रहेगी। पेयरिंग एनर्जी हमेशा ही क्या रहेगी? हायर रहेगी एज कम्पेयर टू स्प्लिटिंग के। इसलिए इजिली यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी और पेयरिंग नहीं होगी। और अगर स्प्लिटिंग हो रही है और पेयरिंग नहीं हो रही है इसका मतलब सारे कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो इसको बाइंड अप कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ लाइगेंड्स होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल के, इसलिए स्प्लिटिंग भी कम होती है। स्प्लिटिंग कम होने की वजह से सारे कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं? हाई स्पिन बनने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कैटायन। जो सेंट्रल मेटल कैटायन है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर से क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए,
जो हमारी स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें, स्प्लिटिंग की बात करें तो स्प्लिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। स्प्लिटिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मेटल कैटायन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग की एनर्जी आएगी। इसका रीज़न ये है कि अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो जो मेटल होंगे, मेटल के पास लाइगेंड इजीली अप्रोच कर पाएगा और इसलिए क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा लाइगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा, और अगर वो मेटल की तरफ ज़्यादा अप्रोच करेगा तो यहाँ पे क्या होगी, स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी। स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल कहने की बात यह है, अगर मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्लिटिंग की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोबाल्ट, H2O6 2 पॉजिटिव, और एक और एग्जांपल लेते हैं कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव। अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो मेटल के ऊपर, कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग की वैल्यू होगी। तो इसके लिए अगर हम डेल नोट देखें, डेल ऑक्टाहेड्रल देखें तो कितना आएगा, 9200 सेंटीमीटर इनवर्स। वहीं अगर हम बात करें कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की, इसके लिए जो स्प्लिटिंग की वैल्यू आती है वो है हमारी 20,760 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इजीली हम यहाँ से इस बात का आइडिया ले सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का, वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग की वैल्यू होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग की वैल्यू होगी। ठीक है, और इससे रीजन क्या है कि लाइगेंड ईजिली मेटल की तरफ अप्रोच करेंगे, और लाइगेंड जितना ज़्यादा मेटल के क्लोज आएंगे उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, और जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ज़्यादा हमको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। तो चलिए, ये हमारा सेकेंड फैक्टर हो गया जो हमारी स्प्लिटिंग की वैल्यू को अफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, सॉरी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। मेटल के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर कैसे ये डिपेंड करता है, तो इसको देख लेते हैं। अगर मेटल के डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग उतनी ही कम हो जाएगी, स्प्लिटिंग उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा जितने ज़्यादा डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही कम क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, उतनी कम स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलती है। रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल के डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, लाइगेंड को मेटल की तरफ आने से रोकेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई मेटल है और इसके अप्रोच कर रहा है कोई लाइगेंड, लाइगेंड के पास लोन पेयर है और मेटल के पास भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको इसके पास आने से प्रिवेंट करेंगे, इसको इधर से आने से रोकेंगे। अगर लाइगेंड ईजिली इसके पास अप्रोच नहीं कर पाएगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होगी। तो ओवरऑल इससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कोबाल्ट H2O6 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, इसके लिए जो स्प्लिटिंग की वैल्यू आ रही है दिस इज 9200 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हम बात करें कोबाल्ट H2O6, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पे हम दूसरा मेटल ले लेते हैं, सेकेंड मेटल, यहाँ पे हम निकल ले लेते हैं, निकल।
निकल हमने ले लिया है, इसके ऊपर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें जो डेल नोट की वैल्यू आ रही है, स्प्लिटिंग की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 8500 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसमें देखें तो कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसमें निकल निकल के ऊपर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अगर सेम होगी तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग। तो इसमें देख लीजिए, अगर हम कोबाल्ट सेकंड की बात करें तो इसके अंदर D7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और निकल 2 पॉजिटिव के पास D8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें D7 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए स्प्लिटिंग ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसलिए स्प्लिटिंग क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग जितना ज़्यादा मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ही कम क्या हो जाएगी, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। चलिए, तो हमारा ये हो गया थर्ड फैक्टर जो स्प्लिटिंग को अफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, वो कौन सा फैक्टर है जो स्प्लिटिंग को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द d ऑर्बिटल ऑफ मेटल के टाइम ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे अफेक्ट करेगा स्प्लिटिंग को, उसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल आयन है, कोई मेटल है, और वो मेटल 2 से ज़्यादा है या फिर 2 हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर उनका सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो अगर हम 3D सीरीज से 4D की सीरीज की तरफ जाते हैं और फिर 5D सीरीज की तरफ जाते हैं, तो जो हमारी स्प्लिटिंग होती है वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे हम यहाँ 3D से 4D की तरफ जाते हैं, फिर 5D की तरफ जाते हैं, तो 30% से लेकर 40% स्प्लिटिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर जैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा स्प्लिटिंग की भी एनर्जी स्प्लिटिंग की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। इसका रीज़न ये होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर जब हम 3D से 4D की तरफ जाएंगे या फिर 5D की तरफ जाएंगे, तो साइज इंक्रीज होगा। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेटल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब मेटल का साइज इंक्रीज होगा, तो लाइगेंड ईजिली मेटल के पास अप्रोच कर पाएगा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे मेटल के पास लाइगेंड की अप्रोच बढ़ती चले जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइगेंड मेटल के ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। अगर लाइगेंड मेटल के ज़्यादा क्लोज आएगा तो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं, जैसे हम ग्रुप से ऊपर से नीचे जाएंगे, तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा सेम ग्रुप में, वैसे वैसे क्या होगा, स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी। और हम बोल सकते हैं कि मेटल का साइज, जैसे हम बोल देते हैं 3D है, ये 4D है, 4D का साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया है, और 5D का साइज और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे अगर मेटल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे लाइगेंड स्मॉल साइज होने की वजह से पास पास नहीं आएंगे, क्योंकि रिपल्शन क्रिएट होगा। जब इसमें साइज थोड़ा बढ़ जाएगा तो रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाएगी, इसलिए इसकी स्प्लिटिंग थोड़ा बढ़ जाएगी। अगर हम 5D की बात करें, तो इसका साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिससे रिपल्शन बिटवीन लाइगेंड और कम हो जाएगी, और इससे ओवरऑल हमारी जो स्प्लिटिंग होगी उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये स्प्लिटिंग को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट NH3 6 और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है। इसके बाद रोडियम ले रहे हैं,
NH3 6 के ऊपर 3 पॉजिटिव, और इसके बाद इरिडियम ले रहे हैं IR NH3 6 के ऊपर 3 पॉजिटिव। तो हमने देखा ये जो तीनों मेटल हैं ये एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप में ये आते हैं, एक ही ग्रुप के हैं। ये जो कोबाल्ट है ये हमारा 3D सीरीज में है, ये 4D सीरीज में है, और ये 5D सीरीज में है। तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे मैंने बताया, अगर मेटल का साइज इंक्रीज होगा, मेटल का साइज अगर इंक्रीज होता है तो हमारी स्प्लिटिंग भी बढ़ जाएगी, स्प्लिटिंग की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स के लिए देखें, स्प्लिटिंग जो आ रही है 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स आ रही है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो स्प्लिटिंग आ रही है 34,100 सेंटीमीटर इनवर्स आ रही है। और अगर हम लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें 41200 सेंटीमीटर इनवर्स आ रही है। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि रिपल्शन बिटवीन लाइगेंड कम हो रही है, और अगर लाइगेंड की रिपल्शन कम हो जाएगी तो मेटल के ज़्यादा क्लोज आएगा, और ज़्यादा क्लोज आने पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो मेटल का अगर साइज ज़्यादा है या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग की एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, नेचर ऑफ लाइगेंड। नेचर ऑफ लाइगेंड, लाइगेंड कैसा है, नेचर ऑफ लाइगेंड। अगर हम बात करें, CFT ने लाइगेंड को 2 क्लास में डिवाइड किया है। नंबर 1 वेकफील्ड लाइगेंड, वेकफील्ड लाइगेंड, और दूसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ठीक है, तो CFT ने लाइगेंड को 2 क्लास में डिवाइड कर दिया है, वीक फील्ड लाइगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। जो इजीली स्प्लिटिंग करा देगा, जो क्या कराएगा, इजीली स्प्लिटिंग कराएगा, उसको हम बोल रहे हैं वीक फील्ड लाइगेंड। और जो लाइगेंड लार्ज स्प्लिटिंग कराए, जिसके स्प्लिटिंग कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े, उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। जो इजीली स्प्लिटिंग करा दे, बोले तो डेल नोट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इजीली स्प्लिटिंग हो जाएगी। और जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होंगे तो उसके लिए डेल नोट की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा होगी। उसके लिए हमें स्प्लिटिंग के लिए वैल्यू ज़्यादा आएगी, या फिर उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। चलिए इसको हम समझने के लिए एक सीरीज को डिस्कस कर लेते हैं। इस सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस कर लेते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, चलिए इस सीरीज को मैं लिख देता हूँ। आयोडीन नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, देन यूरिया, देन OH, देन ऑक्सलेट, O2 नेगेटिव, H2O, NCS। इसके बाद गलाई है NH3, pyridine, that is pyridine, sorry, pyridine, bipyridine, and then NO2 negative, CH3 negative, C6H5 negative, then Cn negative and CO। ये जो सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस सीरीज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये बताते हैं कि कोई लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। अगर हम बात करें वाटर से, जनरली अगर हम देखते हैं वाटर से आगे वाले जो ये आपको लाइगेंड दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड।
ये क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। और वाटर को इंक्लूड करके ये सब क्या है, हमारे वीक फील्ड लाइगेंड है। दीज आर वीक फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड लाइगेंड में पेयरिंग नहीं होगी और इजीली क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, इजीली स्प्लिटिंग कराएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वाटर से आगे वाले जो लाइगेंड है उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और इनमें हमेशा क्या होती है, पेयरिंग देखने को मिलती है, पेयरिंग होगी। साथ साथ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पेयरिंग होती है। ठीक है। तो ओवरऑल कहने की बात ये है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पानी से आगे, वाटर से आगे वाले जो लाइगेंड है उनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड बोल सकते हैं, और इससे पीछे वाले को हम क्या बोलेंगे, दीज आर वीक फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड लाइगेंड में पेयरिंग नहीं होती है, स्प्लिटिंग इजिली हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। वाटर से आगे वाले जितने भी लाइगेंड हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होते हैं और उनमें पेयरिंग होती है, उनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये एक दूसरे के कंपैरिजन में या फिर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हमें बताते हैं कि कोई लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। फॉर एग्जांपल, CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कंपेयर टू C6H5। इसका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड पावर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इसके। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये हमें बताते हैं कि कौन लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन वीक फील्ड है। चलिए, तो ये कुछ फैक्टर थे जो हमें बताते थे कि जो स्प्लिटिंग फैक्टर है, जो स्प्लिटिंग है वो कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। तो हमने 5 फैक्टर यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। ये फैक्टर हमें बताते हैं कि स्प्लिटिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब वीक फील्ड और लो स्पिन और हाई स्पिन की बात कर लेते हैं। लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, मैंने आपको बताया कि जो आपका डी ऑर्बिटल है वो दो सेट में डिवाइड हो जाता है, T2G में और EG में। T2G में और EG में, दिस इज T2G एंड EG। अभी हम ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देख रहे हैं, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसको देख रहे हैं। जैसे देखिए, अगर D1 सिस्टम है, हमारा सिस्टम क्या है, D1, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। हम इधर लिख लेते हैं दिस इज फॉर वीक फील्ड। ये किसके लिए है, वीक फील्ड के लिए है। और इधर हम लिख लेते हैं दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड। इधर हम लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। एक हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए लिख लेते हैं, एक हम वीक फील्ड के लिए लिख लेते हैं। चलिए, ये D1 हो गया। इसी तरह से हम इधर भी बना लेते हैं इनको, ऑर्बिटल्स को। दिस इज T2G एंड EG। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या रहेगा, पेयरिंग रहेगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, पेयरिंग रहेगी। और वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी, इसके अंदर कोई पेयरिंग देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए, D1 में जब हम वीक फील्ड में लिया तो इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने यहाँ पे, इसी तरह से हमने इसमें भी इलेक्ट्रॉन भर दिया है। अब D2 की बात कर लेते हैं, D2 की। तो D2 में नीचे ऑर्बिटल 3 है, इसी तरह से फिर से बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आ गए T2G में, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें तो उसमें भी कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। D3 की बात कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से भरे जाएंगे, और इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे कौन सा रूल हम फॉलो कर रहे हैं, हुंड्स रूल। अब D4 की बात कर लेते हैं। D4 की अगर हम बात करें, D4 में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें अलग अलग तरीके से फीलिंग होती है। जैसे D4 हम जब वीक फील्ड में ले रहे हैं, वीक फील्ड का मतलब है पेयरिंग नहीं करा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन के आएगा, और उसमें क्या होगी, नीचे पेयरिंग होगी। मैंने आपको बताया इधर क्या हो जाएगा, ये
पेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे हुंस रूल अप्लाई नहीं होता है। D5 की बात कर लेते हैं। D5 में भी हमारे पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो उसमें पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे। D6 की बात कर लेते हैं। D6 की अगर हम बात करें तो D6 में भी इसमें पहले सिंगली सिंगली इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ भरे जाएंगे, वो नीचे ही भरे जाएंगे और वो पेयर हो जाएंगे। ठीक है, D7 की बात कर लेते हैं। D7 की अगर हम बात करें तो D7 में हमने देखा पहले हाई स्पिन बनाना है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो पहले पेयरिंग कराएंगे, इसके बाद स्प्लिटिंग होगी इस तरह से। D8 की बात कर लेते हैं तो D8 में क्या रहेगा, पहले सिंगली सिंगली इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं जब बात कर रहे हैं वीक फील्ड लाइगेंड की, कुछ इस तरह से। और इसमें पहले नीचे पेयर करेंगे और फिर ऊपर पेयर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। चलिए अब दो सिस्टम और बच गए हैं, D9 और D10। D9 का देख लेते हैं। जब हमारे पास वीक फील्ड लाइगेंड है या फिर हम बोल सकते हैं पेयरिंग नहीं हो रही है या फिर बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है, तो D9 को देख लीजिए आप। D9 को जब हाई स्पिन में भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले पेयरिंग कराएंगे नीचे, पहले नीचे पेयरिंग कराएंगे और फिर ऊपर इलेक्ट्रॉन भर देंगे इस तरह से। अब D10 की बात कर लेते हैं, लास्ट की D10। D10 में पहले सिंगली सिंगली इलेक्ट्रॉन भरेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले नीचे पेयरिंग करा देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं वीक फील्ड लाइगेंड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इन्वायरमेंट में। तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने बात की। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें D1 में चाहे हमारा वीक फील्ड लाइगेंड है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, D1 में दोनों की फीलिंग सेम है। D2 में भी दोनों की फीलिंग सेम है, D2 में भी सेम है, D3 में भी सेम है। इसका मतलब ये है जब D3 सिस्टम होगा, जब हमारा D3 सिस्टम होगा तब उसके लिए कोई भी लाइगेंड वीक फील्ड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव नहीं करेगा। D3 तक D1 D2 और D3 सिस्टम के लिए कोई भी लाइगेंड वीक या स्ट्रॉन्ग की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि इनमें सेम तरह की फीलिंग देखने को मिल रही है। उसी तरह से अगर हम बात करें D8 सिस्टम की, अगर हम बात करें D8 सिस्टम की तो ये भी सेम है, D8 में भी दोनों सेम है, D9 में भी फीलिंग सेम है और D10 में भी सेम है। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो D1 D2 D3 D8 D9 और D10 सिस्टम है, इनके लिए कोई लाइगेंड ना तो वीक फील्ड होगा और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, या फिर हम बोल सकते हैं ना कोई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और ना कोई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये किसके लिए की बात कर रहे हैं हम, D1 D2 D3 D8 D9 और D10 सिस्टम के लिए। अगर बात करें डिफरेंस की तो हमारे पास जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो मिलता है D4 D5 D6 और D7। D4 D5 D6 और D7 में हमको लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। ये डिपेंड करेगा मेटल के ऊपर कि हमारा मेटल क्या है और दूसरा डिपेंड करेगा लाइगेंड के ऊपर। ठीक है, अगर हमारा मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है +4 या +5 में है तब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर लाइगेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है तब भी कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख ही लिया है कि कौन लाइगेंड कब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, कौन
वीक फील्ड की तरह काम करेगा। तो इस तरह से हम इजिली इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग डी ऑर्बिटल में होगी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आने वाली वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फर्दर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।